ओके दोस्तों, तो आउट ऑफ लॉट ऑफ डेफिनेशन सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? It is the enthalpy change when one mole of substance is formed. When one mole of substance is formed from its, मैं जिस लिखना भूल गया, formed from its elements in their standard state. जब कोई एक कंपाउंड को मैं उसके एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड स्टेट से बनाता हूं, तो एक मोल कोई सब्सटेंस को बनाने के लिए मुझे जितना एंथैल्पी चेंज का सामना करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जनरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन हाँ एंडोथर्मिक डेफिनेटली हो सकती है. ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हमेशा ही वो एंडोथर्मिक होगा या हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा. बट जनरली स्पीकिंग जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज ऑलवेज बेसिकली एक्सोथर्मिक. in the very rare circumstances that is endothermic in nature. So before we proceed any further, let us define what a standard state is. अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए बहुत सारे चीजों को बोला गया है. ठीक है, ध्यान देना, हर किसी के लिए वो अलग अलग होता है. फॉर एनी गैस द गैस हैज टू बी आइडियल एंड प्रेशर जो होना चाहिए दैट हैज टू बी 1 atm. कोई भी गैस के लिए वो गैस हमारा आइडियल होना चाहिए और प्रेशर जो है वो हमारा 1 atm जो है वो होना चाहिए. ठीक है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? जो हमारा मोलैरिटी है वो होना चाहिए 1 moles per liter and 1 atm pressure. ठीक है, it is 1 moles per liter at 1 atm pressure. और for solids ऑब्लिक लिक्विड्स, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड में बाकी कुछ नहीं है, दे मस्ट बी प्योर एट 1 atm pressure. They must be pure at 1 atm pressure. So that is basically the definition of standard state. अगर गैस है वो गैस आइडियल होना चाहिए और 1 atm का प्रेशर रहना चाहिए. एक्वस सॉल्यूशन के लिए 1 atm प्रेशर पे जो मोलैरिटी होना चाहिए दैट मस्ट बी 1 moles per liter, एंड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड दे मस्ट बी प्योर एट 1 atm प्रेशर. ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, standard state of an element is, मैं यहां पे एक जगह पे एक इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो है generally the most stable by the meaning of stability we are talking about the thermodynamic stability. ठीक है, at a stable form at 1 atm pressure and at any given
temperature. Standard state for an element is generally word में importance है, not always the most stable thermodynamic form at a 1 atm pressure and at any given temperature. ध्यान देना, temperature is not a part of standard state. Temperature is actually not a part of our standard state definition. जो टेम्परेचर देगा उस पे थर्मोडायनामिकली जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा वो हमारा एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट की तरह हम ट्रीट करने वाले हैं. बट नॉर्मली वी कंसीडर द टेम्परेचर टू बी 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, and this is done specially. आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज स्पेशली डन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन हमारा जो होगा उस पे स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर हम लोग हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो है वो हम मानने वाले हैं. ओके, सो जहां तक रही बात एग्जाम एलिमेंट्स की, तो हम लोग यहां पे बात करेंगे फॉर स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला, हाइड्रोजन में तो एक ही बात हो सकती है. हाइड्रोजन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है दैट इज द H2 गैस. वी आर टॉकिंग अबाउट द रूम टेम्परेचर जनरली, तो हम लोग H2 गैस जो है वो हम लेने वाले हैं. दूसरा, अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन हैज अ लॉट ऑफ एलोट्रोप्स. सो ऑक्सीजन के अंदर हम O2 गैस को ही मानेंगे, O3 गैस को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं. O2 और O3 दोनों स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, केवल O2 गैस ही हमारा स्टैंडर्ड स्टेट की तरह ट्रीट होने वाली है. या फिर अगर मान लो हमारे पास है नाइट्रोजन. ठीक है, सो नाइट्रोजन के लिए तो मामला बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इट इज सिंपली इनटू गैस. या फिर मान लो अगर हमारे पास है हीलियम, तो हीलियम विल बी कंसीडर्ड एज He गैस. ठीक है, अच्छा क्लोरीन के लिए क्या होगा? फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, तो क्लोरीन के लिए सिंपल तो Cl2 गैस है. लेकिन वहीं पे अगर क्लोरीन के बदले हम लेते हैं ब्रोमीन, देन एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन इज लिक्विड. तो ध्यान देना, इसका जो स्टैंडर्ड स्टेट हम लेते हैं दैट इज नॉट Br2 गैस, दैट इज द Br2 लिक्विड. एंड सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास होता है आयोडीन, तो अगेन एट रूम टेम्परेचर दैट इज बेसिकली द स्पेसिफाइड टेम्परेचर. इफ नथिंग इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, we will consider it to be the room temperature, and the standard state to be taken for iodine is definitely solid. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट comes the sulfur. ठीक है, सल्फर जो है दैट इज अ रोम्बिक फॉर्म. बेसिकली वो एसिड होता है, दैट इज द रोम्बिक फॉर्म. सल्फर दो फॉर्म में होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. मेनली दो फॉर्म में होता है, बाकी ऐसे बहुत सारे टाइम पे फॉर्म होता है, बट रोम्बिक इज मोर स्टेबल
than monoclinic. Rhombic is a most thermodynamically more stable than monoclinic. And by the way, this S8 is a solid. ठीक है, this is solid. उसको भी हमें मेंशन करना चाहिए, that is solid. नेक्स्ट अप इज कार्बन, जिसमें लॉट ऑफ एलोट्रोप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चारकोल और लाइक डायमंड, ग्राफाइट, कार्बन ब्लैक एंड देन बर्कमिनिस्टर फ्लोरीन. वी हैव अ लॉट ऑफ देम. बट फॉर कार्बन व्हाट वी कंसीडर इज द ग्राफाइट सॉलिड. अगेन यहां पर भी हम एक चीज बोल सकते हैं, जो ग्राफाइट is more stable than diamond. ठीक है, graphite is generally more stable than diamond. Next up, tin. उसका है SN white and that is a solid. Again, white tin is the most stable form. That is pretty good. Now यहां पर जो मैंने वर्ड लिखवाया था जनरली वर्ड लिखवाया हुआ क्यों था? क्योंकि अभी तक हमें कोई एक्सेप्शन जो है वो तो हमारा नजर नहीं आया है. तो ध्यान देना, the exception I am talking about is phosphorus. इसका जो फॉर्म होता है that is a P4 white solid. अच्छा ध्यान देना, phosphorus जो है that is available mainly in three forms: red, white and black. फॉस्फोरस जो है वो हमारा तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक. अगर मैं यहां पर बात करूं अपना थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में, तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात. अगर मैं यहां पर बात करूं अपना थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में, सो पी ब्लैक is more stable than P red and that is more stable than P white. White phosphorus is actually the least stable or the most reactive of all the species. Then सवाल ये है जो why it is taken as the standard state. बात बहुत सिंपल है. White phosphorus is the most easily reproducible form. तो जनरली तो हम मोस्ट स्टेबल को लेते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो हम मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल फॉर्म को कंसिडर करें. तो इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो हमारा काम का है, दैट इज फॉस्फोरस. White phosphorus, out of all those forms possible, is the least stable at 1 atm pressure and at room temperature, but still it is taken as the standard state over red phosphorus or black phosphorus. The most stable form is the black one, that followed by red, and the least stable is the white phosphorus. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है जो डेल्टा HF नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
all elements in their standard state is taken to be equals to 0. This is a 0 जो है ये हमारा असाइंड वैल्यू है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट पर जो हमारा होगा वो हमारा हमेशा 0 वैल्यू हम असाइन करेंगे। और इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ H plus aqueous is also taken as 0. This is again an assigned value. H plus aqueous का जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है that is considered to be 0. कोई लॉजिक नहीं है, बट हमें हमेशा एक रेफरेंस लेवल तो सेट करना होगा। हम ये मानेंगे, जो दोस्तों ध्यान देना, जो यहां पर हमारा बाकी कुछ नहीं है, ये रेफरेंस लेवल में मानने वाला हूं और उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा वैल्यूज असाइन होने वाली है। मतलब क्या है, जो हमारा डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ O2 गैस दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, नॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड, नॉन मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ O3 गैस हूं, that is not equals to 0. This thing is going to be greater than 0. This thing is going to be greater than 0 because O3 is a less stable as compared to O2. Similarly, delta HF naught carbon graphite solid is equals to 0, बट वहीं पे डेल्टा एच एफ नॉट कार्बन डायमंड सॉलिड दैट थिंग इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। या फिर मान लो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ H2 गैस, वो हमारा 0 है, बट डेल्टा एच एफ नॉट H गैस जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो सर क्या कोई एलिमेंट का ऐसा कोई फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है जो हमेशा हमारा नेगेटिव हो? क्योंकि मोस्ट स्टेबल तो हमारा नॉर्मली होता ही है। ध्यान देना, डेल्टा एच एफ नॉट phosphorus white solid that is equals to 0, but delta HF naught, ठीक है, phosphorus red solid will be less than 0 and delta HF naught phosphorus black solid that is also going to be less than 0 because these two are thermodynamically more stable as compared to white phosphorus. तो ये चीज जो है वो इन चीजों पे हमें डेफिनेटली ध्यान जो है वो रखने की जरूरत है। ओके, अच्छा, तो इसके क्लासिक एग्जांपल्स क्या है? व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइक अमोनिया? व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? हमें 1 मोल अमोनिया बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस give NH3 gas, ठीक है।
तो यहां पर जो हमारा कंपाउंड है ये मैं एक मोल बना रहा हूं फ्रॉम इट्स ऑल दोज एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन होगा दैट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, so that is the only way we can write the heat of formation. Please try to understand. मैं इसको और कोई भी तरीके से नहीं लिख सकता हूं। N gas plus 3H gas gives you NH3 gas। ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा HR नॉट है that is not equals to डेल्टा HF नॉट। ठीक है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। इवन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 NH3 गैस। दोस्तों मैंने यहां पर 2 मोल बना दिया हूं, मैं 2 मोल बना दिया हूं, तो ये वाला रिएक्शन जो है that is not equals to delta HF नॉट। या फिर मान लो मुझे आयंस की तरह मैं ट्रीट करूं, N3 माइनस प्लस 3H प्लस गिव्स अस NH3 गैस। ये वाला रिएक्शन का भी जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज नॉट इक्वल्स टू HF नॉट। सो ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा रिएक्शन जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए, उसके लिए हमें हमेशा एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट से ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर delta HF naught of like NH4Cl सॉलिड, रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड होता है। तो एक N का एटम है, 4 हाइड्रोजन का एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। द रिएक्शन दैट वी हैव टू कंसिडर विल बी हाफ N2 गैस प्लस 2H2 गैस plus half Cl2 gas that gives us NH4Cl solid delta HR naught will be equals to delta HF naught for ammonium chloride। तो मेरे ख्याल से यहां तक हमें बातें जो है वो समझ में आ गई है। These are all basic definitions, terminologies and the standardization that you have to know and remember. Please take the screenshot, make the proper notes, and फिर हम लोग जो है अब application of enthalpy of formation हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं the application of delta HF naught। सबसे पहला, to compare thermodynamic stability। ठीक है, डेल्टा HF नॉट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो है वी वांट टू कंपेयर द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो इस पर क्या आता है, हायर the value of delta HF naught, higher the value of delta HF naught, lower is its thermodynamic stability। ठीक है, कोई भी चीज का जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना बड़ा होगा
उसका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डेफिनेटली कम होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा HF नॉट ऑफ अ कंपाउंड that is less than 0, so that implies it can be formed from its elements with रिलेटिवली मैं आसानी के साथ एलिमेंट से उस वाले कंपाउंड को फॉर्म कर सकता हूं। जैसे अमोनिया का जो कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उस कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम डायरेक्टली N2 और H2 को ही साथ में रिएक्ट करवाना चाहते हैं। वहीं पे अगर मान लो डेल्टा HF नॉट ऑफ कंपाउंड ग्रेटर देन 0 हो, यानी एंडोथर्मिक हो, तो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इजीली। ठीक है, I hope this part is perfectly understood. अच्छा, डेल्टा HF नॉट value is used to compare stability of two isotopes and allotropes। आइसोटोप्स और एलोट्रोप्स के स्टेबिलिटी कंपेयर करने में हमारा आइसोटोप लिख दिया, आइसोमर्स, सॉरी लाइक स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स एंड एलोट्रोप्स। ठीक है, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू फाइंड heat of reaction। ठीक है, सो मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, AA प्लस BB gives you CC प्लस DD। सो ये वाले जो अगर रिएक्शन हो रहा है तो ध्यान देना, मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं जो मैं A और B को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं और उसके बदले में C और D जो है उसको मैं पैदा कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, क्योंकि A एंड B being destroyed और मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, तो जो लॉस मुझे झेलना पड़ेगा दैट विल बी A इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ A प्लस B इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ B। राइट, इतने का लॉस मुझे झेलना पड़ेगा क्योंकि इनको फॉर्म करने में मुझे इतना एंथैल्पी मिल रहा था, बट मुझे इनको खत्म करने के लिए मुझे डेफिनेटली इतना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं गेन के बारे में बात करूं, गेन जो होगा, क्योंकि C और D हमारा पैदा हो रहा है, तो C टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ C D इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ D। ठीक है,
तो यहां पर सिंपल सी बात है, जो मेरा डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट विल बी सिंपली गेन माइनस लॉस, दैट विल बी C इंटू डेल्टा HF नॉट C प्लस D इंटू डेल्टा HF नॉट D माइनस A इंटू डेल्टा HF नॉट A plus B into delta HF naught B. So that will be the delta H naught of the reaction. And from there, what we can see is delta H naught reaction can be simply said as summation gamma, yani the stoichiometric coefficient gamma product into delta HF naught product minus gamma reactant, the stoichiometric coefficients delta HF naught reactant. So by this method we can find the heat of reaction. So these are the basic theory regarding the heat of formation. कुछ elementary question जो है वो मैं अब solve करवाने वाला हूं regarding the heat of formation. Please see. Okay, दोस्तों, so we have to calculate the delta HF naught of CH3OH liquid at 300 Kelvin. The regarding data are given. ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखता हूं तो गौर से ध्यान दो, जो मेरा डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 गैस आ गया है, that is equals to minus 393 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा HF नॉट ऑफ H2O लिक्विड वो मेरे पास आ गया है minus 285 किलोजूल पर मोल। ये चीज मेरे समझ में आ गया है। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारा एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट पर है, तो डेल्टा HF नॉट ऑफ O2 गैस दैट विल बी इक्वल्स टू 0 किलो जूल पर मोल, और मैंने मान लिया जो डेल्टा HF नॉट ऑफ CH3OH लिक्विड that is say suppose x kilojoule per mole. ध्यान देना, this is the product side and this is the reactant side. तो जो मेरे पास डेल्टा H नॉट R रिएक्टेंट हमारा रिएक्शन जो हमारा आने वाला है, यूजिंग दिस यहां पर प्रोडक्ट साइड में 2 वाटर और 1 CO2 पैदा हो रहा है, तो 1 इंटू minus 393 plus 2 into minus 285 minus 0 plus x. That is what we can write. 3/2 into 0 is basically 0, और यहां पर ये 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा x। ये हमारा डेल्टा H नॉट R रिएक्शन है, एंड ध्यान देना दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू minus 715 किलोजूल पर मोल। सो व्हाट आई कैन से इज x को सिंपली उधर ले जाओ, दैट विल बी 715 माइनस 393 माइनस 570, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 145 माइनस 393, सो 8 माइनस 248। तो हम प्लीज चेक द कैलकुलेशन, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने सही किया हूं।
इतना आसान कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा जो डेल्टा HF नॉट ऑफ CH3OH लिक्विड will be equals to -248 kilojoule per mole. Is there any other way of doing it? Now let's look at the alternative way. मैं नहीं बोल रहा हूं जो ये दूसरा वाला मेथड कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, हमें रिएक्शन जो चाहिए वो क्या चाहिए? CH3OH का हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो C ग्राफाइट सॉलिड, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन है, 2H2 गैस प्लस हाफ O2 gas, that will give me CH3OH liquid. ये वाला रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट जो है वो हमारा चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों रिएक्शन जो है वो हमारा गिवन है। तो पहला रिएक्शन में ध्यान दो, कार्बन ग्राफाइट तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो मैं पहला रिएक्शन को तो एज इट इज लिख रहा हूं, कार्बन ग्राफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस, दैट विल गिव मी CO2 गैस, और इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज गिवन। अच्छा, मुझे वहां पर 2 H2 चाहिए, यहां पर 1 H2 है, तो मैं ये वाला रिएक्शन को इंटू 2 करके लिख दे रहा हूं। 2 H2 गैस प्लस O2 गैस gives me 2 H2O लिक्विड। ठीक है, समझ में? एंड द लास्ट वन, ये वाला रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूं, ये वाला रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूं। द रीजन बीइंग, मुझे CH3OH वहां पर राइट पे चाहिए, यहां पर CH3OH मुझे लेफ्ट पे दिख रहा है, तो मैं ये लिख दे रहा हूं जो CO2 गैस प्लस 2 H2O लिक्विड, दैट विल गिव मी CH3OH liquid plus a 3/2 O2 gas, और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज मान लो डेल्टा H3। नाउ ये तीनों रिएक्शन का अगर मैं ऐड करता हूं तो ध्यान देना, ये जो हमारा CO2 है ये CO2 कट, ये जो है वो हमारा कट, यहां पर 2 O2 है, यहां पर 3/2 O2 है, तो बचेगा मेरे पास हाफ O2, तो मेरे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा C ग्राफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives CH3OH लिक्विड, और ये वाला जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा HF नॉट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में देता हूं, दैट इज द Hess लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या बोलता है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। वो ये बोलता है फॉर एनी स्टेट फंक्शन
चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. द टोटल चेंज computed in two parallel paths will be equal. For any state function, enthalpy, internal energy, entropy gives free energy. The total change computed in two parallel paths will be same because that doesn't depend upon the path. तो मैं डायरेक्टली ये वाला रिएक्शन को सोच के डेल्टा HF नॉट लिखूं या उसको मैं इस तीन तरीके से सोच के लिखूं, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये तीनों का एडिशन से ये बना है. तो डेल्टा HF नॉट विल बी सिंपली डेल्टा H1 plus a delta H2 plus a delta H3. That is the concept of Hess's law of constant heat summation that is extremely important in thermochemistry. हम पहले भी चर्चा किए थे इसके बारे में थोड़ा बहुत in the case of chemical bonding, लेकिन अब मैं इसको फॉर्मलाइज कर रहा हूं. जो Hess's law of constant heat summation बोलता है, जो कोई भी स्टेट फंक्शन हो, इट डजंट मैटर, ये केवल एंथैल्पी के लिए ट्रू ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट फंक्शन के लिए दो अलग अलग तरीके से कंप्यूट करने पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चेंज है वो हमारा नहीं बदल जाता है. सो सिंपली इफ वी सी डेल्टा H1, वो तो मेरा सीधा डायरेक्टली ये वाला था, तो -393 था. अरे डेल्टा H2 कितना होगा, इसका फॉर्मेशन का 2 टाइम्स हुआ है, तो 2 into -285. और ये वाला रिएक्शन को मैं उल्टा लिखा हूं, तो सीधा और उल्टा करने पर जो डेल्टा H होगा वो डेफिनेटली हमारा उल्टा हो जाएगा. वो तो हम डायरेक्टली बोल ही सकते हैं. सीधा रिएक्शन का अगर -715 है तो उल्टा रिएक्शन का +715 होगा. फॉरवर्ड रिएक्शन जितने से एक्सोथर्मिक होता है, बैकवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली उतने से ही तो हमारा एंडोथर्मिक बनने वाला है. सो बेसिकली वी हैव ऑब्टेन्ड द एग्जैक्ट सेम इक्वेशन एज हियर. सो दिस विल बी -393 -570 +715 and it will come out to be -248 kilojoule per mole. So there are two ways of solving. एक हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, या फिर हम लोग Hess's law of constant heat summation लगाते हुए आगे बढ़ जाए. I personally prefer the second way. You may prefer the first way. There is no issue regarding that. That's completely up to you. Okay दोस्तों, तो we have to find the delta HF naught of N2O5 gas and we have been given some information regarding that. ठीक है. So हम किस तरीके से निकालना चाहेंगे, तो हमें अल्टीमेटली जो रिएक्शन में पहुंचना है उसको मैं लिख देता हूं. That is the N2 gas plus a 5/2 O2 gas. That will give me the N2O5 gas. ठीक है. एंड ये हमारा जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा, that will give me delta HF naught. So now what informations we are given? अच्छा, ये जो डेल्टा HF नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, ये वाले का हाफ N2 गैस प्लस
half O2 gas, that will give me NO gas, और इस वाले का जो डेल्टा HF नॉट है, ध्यान देना NO गैस का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस दैट वी हैव राइट नाउ, और हमें पहुंचना जो है वो कुल मिला के इस पर पहुंचना है। सो व्हाट आई प्लान इज, क्यों ना मैं ये वाला रिएक्शन को इंटू 2 कर दूं, तो 2N2 गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स मी 2NO गैस। ये वाले रिएक्शन का डेल्टा H1 मान लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका 2 टाइम्स है, दैट विल बी 180.4 किलो जूल। ओके, तो फर्स्ट वाला लिखने के बाद अब मैंने ध्यान दिया जो मुझे NO तो आखिरकार चाहिए नहीं, तो मुझे क्यों ना मैं ये रिएक्शन को डायरेक्टली लिख दूं, तो 2NO गैस प्लस O2 गैस, दैट गिव्स मी 2NO2 गैस, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H2 है वो तो मुझे डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है, कितना, -114, एंड उसके बाद मुझे NO2 गैस चाहिए नहीं, तो ये वाला रिएक्शन को क्यों ना मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2NO2 गैस plus half O2 gas, that gives me N2O5 गैस। और क्यों मैं रिएक्शन को हाफ से डिवाइड किया हूं, तो डेल्टा H3 जो मेरे पास आ जाएगा that will be -51 किलोजूल। And now if I add, so ध्यान दो ये गया, ठीक है, उसके बाद ये गया, तो हमारे पास क्या बचा, N2 गैस प्लस 5/2 O2 गैस, दैट गिव्स मी N2O5 गैस। और ये वाले रिएक्शन का जो हमारा एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी डेल्टा HF नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा HF नॉट। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी डेल्टा HF नॉट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, so that will be 180.4 माइनस इन दोनों का एडिशन, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180.4 माइनस 165, so that will be equals to 15.4 kilojoule per mole. So that will be the delta HF naught of N2O5 gas. Moving forward, अगला क्वेश्चन देखते हैं। How much heat is required at constant pressure to form 1.28 kg of CaC2 solid from CaO solid and C solid? ठीक है। Before we proceed any further, CaC2 का जो हमारा molecular weight है that is equals to 64, तो इसका जो मोल्स होगा that will be 1280 by 64, that will be equals to 20। इसका जो मोल्स होगा that will be equals to 1280 divided by 64, that will be equals to 20। तो 20 मोल हमें ये कंपाउंड जो है वो हमें बनाने की जरूरत है।
पर पहले हम 1 मोल बना लेंगे, लास्ट में उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रिएक्शन मुझे पूछा गया है वो है CaO सॉलिड प्लस 3C solid when reacts gives CaC2 solid plus CO gas. That is a reaction, that is a knowledge that we have to know. मैं फिलहाल के लिए वो रिएक्शन तुम लोग के लिए लिख दे रहा हूं, और हमें जो पूछा गया है वो है डेल्टा H0 रिएक्शन हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, यहां पे जब कार्बन सॉलिड के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है we are talking about graphite only. So delta H0 reaction will be see delta H0 of product. So that will be equals to minus 14 minus 26. ठीक है, समझ में आया? माइनस डेल्टा HF0 ऑफ रिएक्टेंट, कार्बन का तो 0 के 0 ही रहेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 152 माइनस 40, दैट विल बी 112 किलो जूल पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो 1 मोल CaC2 फॉर्मेशन रिक्वायर्स 112, सॉरी मैं किलो जूल लिख दिया, पार्डन मी, इज कैलोरी, सॉरी, इट रिक्वायर्स 112 किलो कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, सो हमें निकालना है 20 मोल्स, सो टोटल हीट रिक्वायर्ड 112 into 20, so that will be equals to 2240 kilocalorie. Total heat required will be equals to 2240 kilocalorie. So ये हमारा बेसिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में चर्चा थी। Now we move on to enthalpy of combustion.